नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। पूसा में कृषि मेला आयोजित होगा। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। छोटी जोत वालों की ज्यादा कमाई के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली बेहतर तरीका। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक हर घर जल। खेती से संबंधित समस्याओं पर विशेषज्ञों की राय। ट्राइफेड का विलेज और डिजिटल कनेक्ट, आदिवासी लोगों के साथ संपर्क की स्थापना। आइए देखते हैं अब समाचार विस्तार से। दिल्ली स्थित पूसा के मेला ग्राउंड में 25, 26, 27 फरवरी को कृषि मेला आयोजित किया जाएगा और इसके बारे में IRI के निदेशक डॉक्टर AK सिंह ने DD किसान से बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। इस बार जो पूसा ग्राउंड मेला ग्राउंड में जो पूसा कृषि मेला लग रहा है सर, अगर हम देखते हैं तो इस बार क्या थीम है, क्या ये सर किसानों के लिए विशेष व्यवस्था है? इस बार किसान मेले का जो मुख्य विषय है वो आत्मनिर्भर किसान, ये हमने रखा है और यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मुख्य लक्ष्य है कि किस प्रकार से हम किसानों को कृषि के व्यवसाय में आत्मनिर्भर बनाएं और उनकी आमदनी बढ़ाएं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जितनी उन्नत तकनीकियां हैं उनका हम प्रदर्शन करेंगे और जितनी फसलों की प्रजातियां हैं जिसमें धान की उन्नत प्रजातियां, बासमती धान की खासकर पूसा बासमती 1718 है, 1509 है, 1121 है, 1401 है। एक नई किस्म हमने और विकसित की है इस वर्ष 1692, इसका भी सीमित मात्रा में बीज किसान भाइयों को देंगे। इसके साथ साथ मूंग की नई किस्मों का बीज दिया जाएगा, अरहर की जो किस्में हैं उनका बीज दिया जाएगा और साथ ही साथ सब्जियों की एक किट दी जाएगी। उसमें 8-10 तरह की सब्जियां जो कि गर्मी में और आगे आने वाले खरीफ के मौसम में उगाई जा सकती हैं, उनका बीज उपलब्ध कराया जाएगा। सर, अभी कोविड के समय है और सोशल डिस्टेंसिंग को भी ध्यान में रखना है, तो सर इस बार क्या कुछ विशेष व्यवस्था कर रहे हैं जिससे किसान सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए यहाँ पर आ सकें? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और इसको हम लोगों ने केंद्र में रखते हुए अपनी जो बात हम किसानों तक पहुंचा रहे हैं और आपके माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे कि जैसे एक गांव से अगर 500 किसान मेले में भाग लेने के लिए आते हैं तो हमारा अनुरोध रहेगा कि चूंकि मेला 3 दिन लगाया जा रहा है तो 500 किसान एक गांव के पहले दिन ना आएँ या किसी एक दिन ना आ करके 3 दिन में अपने आप को बांट करके समूहों में आएँ। तो इससे हम जो हमारी दूरी है उसको बना करके रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमने निर्णय लिया है कि इस बार जितने किसान मेले में आएंगे वो वैसे तो अपनी मास्क की व्यवस्था करके आएंगे, अगर नहीं भी आते हैं तो हमने अपने संस्थान की तरफ से मेले के लिए एक विशेष मास्क की व्यवस्था की है। हर किसान भाई को मास्क भी दिया जाएगा। इसके अलावा उनके द्वारा जो मिट्टी का सैंपल लाया जाएगा या पानी का सैंपल लाया जाएगा उसकी जाँच कराने की व्यवस्था की जाएगी और फसलों की उन्नत प्रजातियों का बीज दिया जाएगा। खासतौर से नरेंद्र सिंह तोमर जी है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उनका भी सर अभी फोकस है कि 2022 तक किसानों के इनकम भी डबल करना है। तो किसानों के सर इनकम डबल करने के लिए अब समय भी बहुत कम रह गया है, तो ऐसा कौन सी प्रजाति सर आप यहाँ पर मेले में रख रहे हैं जिससे किसान अपने आमदनी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके? जो हमारी बासमती धान की किस्में हैं उसमें कुछ तो हमारी पहले से ही प्रचलित किस्में हैं, जैसे पूसा बासमती 1509 है, पूसा बासमती 1121 है, पूसा बासमती 1718 है। ये तीनों किस्में किसान भाई काफ़ी मात्रा में पहले से लगाते आ रहे हैं और इनका काफ़ी फ़ायदा उनको मिलता है। इस वर्ष हमने बासमती धान की एक नई किस्म विमोचित की है जिसका नाम पूसा बासमती 1692 है। इसका बीज हम सीमित मात्रा में किसानों को देंगे ताकि वो अपने क्षेत्र पर लगा करके इसका खुद मूल्यांकन कर सकें और यह किस्म पैदावार में पूसा बासमती 1509 से करीब 5 क्विंटल प्रति एकड़ ज़्यादा देती है और साथ ही साथ 1509 में कई एक बार दूधिया दाने या चाकी ग्रेन्स जिसको कहते हैं उसकी समस्या आती थी। इसमें चाकी ग्रेन्स नहीं आते हैं तो इसका चावल बहुत कम टूटता है, जो कि समस्या थोड़ा बहुत 1509 में या 1121 में हो जाती थी। तो ये विशेष ध्यान रख करके इस किस्म को हम लोगों ने निकाला है। अरहर में कम समय में पकने वाली प्रजाति 120 दिन के अंदर पूसा
अरहर 16 के नाम से विमोचित की गई है, उसका पर्याप्त बीज हम लोग इस बार उपलब्ध करा रहे हैं किसानों में। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम फसल विविधीकरण की बात करें आमदनी बढ़ाने के लिए, तो पंजाब में, हरियाणा में, इन क्षेत्रों में जहां पर धान की वजह से पानी का स्तर नीचे जा रहा है, पराली जलाने की समस्या हो रही है, अरहर एक बहुत अच्छा विकल्प है विविधीकरण के लिए और उससे किसान भाई अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो इस ओर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो जागरूक नहीं है, उनको पता नहीं है कि पूसा कहाँ पर है, मेला कहाँ लगा हुआ है, तो उसके लिए सर क्या कुछ है ऐसा व्यवस्था है जो उसको पता चल सके किसान को कि हाँ ये मेला यहाँ लगा हुआ है और यहाँ जाना है? तो इसके लिए हम जितने हमारे संचार माध्यम हैं उनके द्वारा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं और अखबार में भी हमने विज्ञापन दिया हुआ है और साथ ही साथ हम कुछ बसेस की भी व्यवस्था करेंगे जो कि गाँव से जा करके किसानों को लेकर के आएंगी। प्रतिदिन हम 10 से लेकर के 15 बसों की व्यवस्था करेंगे जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, चूँकि इस बार हमको मेला बहुत बड़े पैमाने पर हम नहीं कर रहे हैं इसलिए कि हमको भीड़ बहुत ज़्यादा होने से जो कोविड की गाइडलाइंस है और उसको निश्चित रूप से फॉलो करने में दिक्कतें आएंगी, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम किसान भाइयों को दे सकें और मेले का पूरा कार्यक्रम उद्घाटन से लेकर के प्रदर्शन प्रक्षेत्र और जो तकनीकी सत्र में वैज्ञानिकों के साथ चर्चा होगी वह सब हम जो है YouTube के माध्यम से प्रसारित करेंगे और इसका लिंक भी हम किसान भाइयों को दे रहे हैं। जो किसान भाई मेले में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे वो अपने फ़ोन पर, मोबाइल पर पूरे मेले की गतिविधि और जानकारी घर बैठे ले सकते हैं। खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के दौरान सरकार द्वारा अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार ही किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया लगातार जारी है। आइए देखते हैं इस पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। पिछले साल की तुलना में इस साल धान की खरीद में 15.91% का उछाल। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान 651,07,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी का काम पूरा। वर्तमान धान की खरीद से 93,93,000 किसान लाभान्वित हुए। धान की खरीद में अकेले पंजाब का 202,82,000 मीट्रिक टन का योगदान, जो कुल खरीद का 31.15%। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1,665 करोड़ 68 लाख रुपए के एमएसपी मूल्य का दलहन और तिलहन खरीदा। 91,56,107 कपास की गांठें खरीदी गई, जिनका मूल्य 26,701 करोड़ 87 लाख रुपए है। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन यानी केएमएस 2020-21 के दौरान सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 561,67,000 मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 19 फरवरी 2021 तक 651,07,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है, जिसमें पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में इस वर्ष 15.91% की वृद्धि दर्ज की गई। 651,07,000 मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202,82,000 मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 31.15% है। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन तक की गई खरीद के लिए कुल 1,22,922 करोड़ 58 लाख रुपए के समर्थन मूल्य की अदायगी किसानों से की जा चुकी है, जिससे 93,93,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना के तहत 51,92,000 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी।
साथ ही आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा की 1,23,000 मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु राज्यों के लिए रबी विपणन सीजन 2020-21 के दलहन और तिलहन के 26,69,000 मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के FAQ ग्रेड की खरीद राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम में स्वागत आप सभी का फिर से। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें आपको कि छोटी जोत वालों की ज्यादा कमाई के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली बेहतर तरीका है और सरकार देश भर में इस तरह के मॉडल विकसित कर रही है। बहुत से किसान इन मॉडल्स को देखकर एकीकृत कृषि प्रणाली की ओर आकर्षित भी हो रहे हैं। आइए इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको यहाँ दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ में घरों के पिछवाड़े मुर्गी पालन की परंपरा है। यहाँ जो एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल तैयार किया गया है, उसमें भी इस परंपरा को जीवित रखा गया है। साथ ही बकरी पालन, मछली पालन और शूकर पालन भी इसमें शामिल है। इसके अलावा अजोला और वर्मी कंपोस्ट की इकाई भी आपको यहाँ मिल जाएगी। कई तरह की फसलें उगाई जा रही हैं, सो अलग। ये मॉडल छत्तीसगढ़ के कुलगांव में तैयार किया गया है और इसे स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने विकसित किया है। 1.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर फैले इस IFS मॉडल में 0.8 हेक्टेयर पर अलग अलग तरह की फसलें लगी हैं, जिनमें धान, मक्का और सब्जियां शामिल हैं। 0.2 हेक्टेयर पर मछलियों का तालाब है, जबकि 0.1 हेक्टेयर पर शूकर पालन और इतनी ही जमीन पर बकरी पालन हो रहा है। बकरी पालन वाले 0.1 हेक्टेयर हिस्से में ही चारे की व्यवस्था है। इस मॉडल में कड़कनाथ प्रजाति के 40 मुर्गे मुर्गियां पल रहे हैं और इनके लिए मुर्गी फार्म बनाया गया है। इस मॉडल से कुल वार्षिक आमदनी 1,89,000 रुपए है। चूंकि लागत बहुत कम है, इसीलिए बचत 1,13,000 रुपए हो जाती है। बड़ी बात यह है कि इस मॉडल से 826 दिवस प्रति व्यक्ति का रोजगार भी उत्पन्न हो रहा है। छत्तीसगढ़ के इस एकीकृत कृषि प्रणाली में खेतों से प्राप्त बायोमास का बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है। कृषि उपज और अवशेषों से पशुओं को चारा और भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। छोटी जोत वालों की ज्यादा कमाई के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली बेहतर तरीका है। सरकार देश भर में इस तरह के मॉडल विकसित कर रही है। बहुत से किसान इन मॉडल्स को देखकर एकीकृत कृषि प्रणाली की ओर आकर्षित हो रहे हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली में आम फसलों के अलावा फलदार पौधे लगाए जाते हैं,
और पशुपालन भी किया जाता है। इसके अलावा किसान मुर्गी पालन, बत्तख पालन, मधुमक्खी पालन या बकरी पालन भी करते हैं। इस तरह एकीकृत कृषि प्रणाली में किसानों के पास कमाई के कई स्रोत हो जाते हैं। कंपोस्ट खाद भी इस प्रणाली की प्रमुख घटक है और इसमें एक तरह से जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाता है। इससे खेती की लागत घटती है और आमदनी में इजाफा होता है। हर घर जल का मकसद देश के सभी घरों में पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचाना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2024 तक का समय तय किया गया है। उसके बारे में डीडी किसान से बातचीत में कपड़ा मंत्रालय के सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखा देते हैं। सबको पता है कि पानी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जल ही जीवन है, हम कहते रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान दिया था जल शक्ति मंत्रालय बनने के बाद, उन्होंने मन की बात में कही थी और उन्होंने ये कहा था कि हमें जल के आंदोलन को एक जन का आंदोलन बनाना है। वाटर इज़ टू प्रेशियस टू बी लेफ्ट ओनली टू द गवर्नमेंट। हर इसमें स्टेक होल्डर जो है उसमें जुड़ना चाहिए, चाहे वो सप्लाई साइड मैनेजमेंट की बात हो, डिमांड साइड मैनेजमेंट की बात हो। तो हम लोगों ने काफ़ी सरकार के तरफ से, राज्य सरकार के प्रयासों से, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, हमारे बहुत सारे देश में जल योद्धा हैं, उनके सहयोग से हमने एक जल के आंदोलन को जन को आंदोलन बनाने में काफ़ी हद तक हमें सफलता मिली है और वो प्रयास ऐसा है कि वो प्रयास जारी रहेगा। नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा कि रिवर, जो हम गंगा सफाई या नदियों की सफाई की बात करते हैं, वो केवल क्लीनिंग नहीं है। रिवर रिजुविनेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, वो बड़ा इंटीग्रेटेड मिशन के रूप में काम करना चाहिए। पहले जो काम हुआ था उसमें वो इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन नहीं था, उसमें आपको सब चीज़ पे काम करना है। उसमें आपको लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करना है, बायोडाइवर्सिटी पे काम करना है, नदियों में पानी का प्रवाह बढ़े कैसे उसके लिए काम करना है। तो दूसरा ये हो रहा था कि जब हम सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बना रहे थे, हम बना तो रहे थे, हम सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में सबको रुचि थी, चलता नहीं था ठीक से। तो हमने एक वहाँ पे कंसेप्ट लाया, हाइब्रिड एन्यूटी मोड। हाइब्रिड एन्यूटी मोड का मुख्य पर्पस ही यही था कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर केवल सीवेज का बने नहीं, वो चले सही ढंग से, तो उस पर जोर दिया गया। तो इसलिए हाइब्रिड एन्यूटी मोड आया, वन सिटी वन ऑपरेटर आया। तो हमने ऐसे बहुत सारे बदलाव किए जिससे का परिणाम जो है आज देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही लोगों को लगता है कि ये जो जल जीवन मिशन में हर घर शुद्ध जल 2024 तक पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। पहले तो मैं बता दूं कि गति उसकी इतनी अच्छी है कि जिस स्पीड से हमें चलना चाहिए उस स्पीड से हम आगे चल रहे हैं। 1 से 1.5 लाख घर जो हैं वो रोज़ दिन कनेक्शंस दिए जा रहे हैं। कोरोना काल में भी दिए गए, जितने करीब आज तक करीब 3 करोड़ 25 लाख के आसपास घरों में कनेक्शन थे। उससे ज़्यादा कनेक्शन तो इसी बीच में जब से प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोग्राम की घोषणा की तब से हो चुके हैं। लेकिन उसमें यही है कि एम्फेसिस इज़ नॉट ओनली कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना दें, वो चले कैसे, केवल पानी उपलब्ध हो, रेगुलरली उपलब्ध हो, शुद्ध पानी उपलब्ध हो। तो इस पे काम किया जा रहा है। और जैसे स्वच्छ भारत मिशन को एक सक्सेस में परिणत किया गया, जल जीवन मिशन भी वैसे ही एक सक्सेसफुल मिशन होगा। इसके साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा एक खास कार्यक्रम। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे किसान भाई बहनों को खेती में अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खेती से संबंधित समस्याओं पर हमारे विशेषज्ञ ने क्या जानकारी दी, आइए आपको दिखा देते हैं। शुभम कुमार जी जो कि जामनगर गुजरात से पूछ रहे हैं, जौ की फसल में खरपतवार के नियंत्रण की जानकारी चाहते हैं सर। जी, जौ की फसल में विशेषकर जो शुरुआती अवस्था है, जो शुरू के 30-35 दिन है, तब खरपतवारों को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खरपतवार क्या करते हैं कि एक बार यदि ज़्यादा बढ़ गए तो फसल से इतनी अच्छी प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं कि फसल के हिस्से के पोषक तत्व, नमी और प्रकाश और स्थान, इन चारों के लिए इतनी प्रतिस्पर्धा करते हैं कि फसल का बहुत ही नुकसान कर देते हैं। और कई बार तो जो उपज में नुकसान होता है वो 30-35 से लेकर 60% तक हो जाता है। तो समय पर खरपतवारों को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है और उसके लिए हाथ से निराई गुड़ाई तो कर ही सकते हैं। और जैसे ही प्रथम सिंचाई करें उसके बाद क्या होगा कि जब छोटे छोटे खरपतवार खेत में उगना शुरू हो जाएंगे तो उन खरपतवारों को उसी समय यदि काबू कर लें तो वो ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं और फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इन खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए यदि आपके यहाँ चौड़ी पत्ती वाले ही खरपतवार ज़्यादा आते हैं तो उस दशा में मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल नाम की एक दवाई आती है, उसका 4 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर की दर से 400 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करते हैं तो आपके चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं वो काबू आ जाते हैं। और अगर संकरी पत्ती वाले खरपतवार जैसे जंगली जई है या जो गेहूं का मामा जिसको गेहूं सा भी बोलते हैं, उस तरह के खरपतवार आते हैं तो उस दशा में सल्फोसल्फ्यूरॉन या क्लेडिनोफॉप नामक दवा आती है। सल्फोसल्फ्यूरॉन का 25 से 30 ग्राम दवाई प्रति हेक्टर सक्रिय तत्व और जो क्लोडिनोफॉप है वो 60 ग्राम सक्रिय तत्व जो दवाई का प्रति हेक्टर की दर से उपयोग कर रहे हैं। और यदि दोनों तरह के खरपतवार आते हैं तो उस दशा में आप सल्फोसल्फ्यूरॉन या क्लोडिनोफॉप दोनों में से कोई एक दवा और उसके साथ मेट सल्फ्यूरॉन जो दवाई है उन दोनों को मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। और आजकल तो बाज़ार में ऐसे भी रेडी मिक्स फॉर्मुलेशंस जिनको हम बोलते हैं दोनों ऑलरेडी मिले हुए ही आते हैं, तो वो भी आप खरीद सकते हैं जिसमें मेट सल्फ्यूरॉन और सल्फोसल्फ्यूरॉन दोनों दवाई मिली हुई हो और उसका छिड़काव कर सकते हैं। और इस तरह से बड़े ही आसानी से चाहे गेहूं की फसल हो या जौ की फसल हो, इन दोनों के लिए ही ये जो खरपतवारनाशी है वो प्रयोग में लेते हैं और इनके काफ़ी अच्छे परिणाम हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तत्वाधान में पिछले 1 वर्ष में ट्राइफेड ने महामारी के कारण गंभीर रूप से प्रभावित होकर परेशानी में घिरे आदिवासियों की आजीविका में सुधार करने में मदद करने के लिए अनेक शुरुआत लागू की है। बता दें कि देश भर में ट्राइफेड के क्षेत्रीय अधिकारी पूरे देश में महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले गांव की पहचान करेंगे और 31 मार्च 2021 तक वहां अपना आधार स्थापित करेंगे। आइए इसी पर आधारित आपको एक खास रिपोर्ट हम दिखा देते हैं। जमीनी स्तर पर मौजूद होने से ट्राइफेड के अधिकारियों को इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करने और आदिवासी भाइयों का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। गो वोकल फॉर लोकल के आधार पर गो वोकल फॉर लोकल, गो ट्राइबल, मेरा वन मेरा धन मेरा उद्यम का सिद्धांत अपनाते हुए मौजूदा कार्यक्रमों के अतिरिक्त अनेक पथ प्रदर्शक शुरुआतें आदिवासियों के लिए संजीवनी बनकर उभरी है। इन पहलों में वन जन जनजातीय स्टार्टअप और न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से MFP के विपणन की प्रणाली तथा लघु वनोपज के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास जैसी योजनाएं शामिल है। जनजातीय वाणिज्य को बढ़ाने के लिए बल्कि गांव आधारित जनजातीय उत्पादकों और कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाले अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म्स की स्थापना के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मैप एवं लिंक करने के लिए भी सभी को समेटे एक डिजिटली अभियान भी शुरू किया गया था। ट्राइफेड के अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी जनजातीय उत्पादकों और समूहों को इन डिजिटल प्रणालियों में मैप किया गया है और अन्य मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ समन्वय से उपलब्ध सभी लाभ प्राप्त करेंगे। गांवों को इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा। उम्मीद है कि ट्राइफेड के गांव और डिजिटल कनेक्ट के इस चरण से अगले वर्ष में सभी नियोजित पहलों के सफल कार्यान्वयन में काफी सहायता मिलेगी और देश भर में जनजातीय पारितंत्र में पूर्ण परिवर्तन होगा।
तो इसके साथ आज के आत्मनिर्भर भारत में बस इतना ही। अगले अंक में करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।